नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा के कहर से 56 की मौत, 21 लापता। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज शाम गोवा में संपन्न होगा। हांगकांग के आवासीय परिसर में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 हुई, 280 से अधिक लापता। रूस ने कहा वो हथियार तभी डालेगा जब यूक्रेन की सेना उन क्षेत्रों से पीछे हट जाएगी जिन पर रूस अपना दावा करता है। और संयुक्त अरब अमीरात ने 54वें संघ दिवस के पहले देश भर में हजारों कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से हालात असामान्य हो गए हैं। इससे श्रीलंका में तेज वर्षा और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। तूफान ने पहले देश में कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। कोलंबो से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे देश में लगभग 40,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। चक्रवात दित्वा के बढ़ते असर के बीच श्रीलंका में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जानलेवा बाढ़ और लैंडस्लाइड्स हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है और कई लोग अभी भी लापता हैं। कुछ क्षेत्रों में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और गंभीर मौसम की चेतावनी दी है। खराब विजिबिलिटी के कारण बंडारनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई उड़ानों को मोड़ भी दिया गया है। जहाँ सरकार ने सभी गैर आवश्यक सरकारी कार्यालयों को और स्कूलों को बंद कर दिया है, वहीं राहत कार्य जारी है। तूफान के उत्तर पश्चिम दिशा में तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने 54वें संघ दिवस से पहले देश भर में हजारों कैदियों की रिहाई के आदेश दिए हैं। ये हाल के वर्षों में सबसे बड़े सामूहिक क्षमादान में से एक है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने देश भर में कैदियों के सुधार गृहों से 2,937 कैदियों की रिहाई और उन पर लगाए गए जुर्माने के निपटान को स्वीकृति दी है। ये कदम माफ किए गए व्यक्तियों को अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने और अपने परिवार और समुदाय में लौटने का अवसर देने के उद्देश्य से उठाया गया है। दुबई में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने विभिन्न राष्ट्रीयताओं के 2025 कैदियों की रिहाई के आदेश दिए। उत्तरी अमीरात में भी इस राष्ट्रीय अवसर पर इसी प्रकार के निर्देश जारी किए गए। शारजा के शासक शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने 366 कैदियों की रिहाई का आदेश दिया। अजमान के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल नूमी ने 225 कैदियों को माफी दी। वहीं फुजैरा के शासक शेख हमद बिन मोहम्मद अल शर्की ने 129 कैदियों की रिहाई को मंजूरी दी। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने की अमेरिका की योजना भविष्य के समझौतों का आधार बन सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ने ये बात कल किर्गिस्तान की यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने बताया कि रूस को उम्मीद है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में मॉस्को में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व में आने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ गंभीर चर्चा होगी। पुतिन ने कहा कि रूस तभी हथियार डालेगा जब यूक्रेन की सेना उन क्षेत्रों से पीछे हट जाएगी जिन पर रूस अपना दावा करता है। राष्ट्रपति पुतिन लंबे समय से यूक्रेनी क्षेत्रों की कानूनी मान्यता की मांग कर रहे हैं, जिन्हें रूस ने बलपूर्वक कब्जे में लिया है। रूस वर्तमान में यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा जमाए हुए, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत यूक्रेन की संप्रभु भूमि माना जाता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़ी एक संस्था ने पाकिस्तान में बच्चों के खिलाफ हिंसा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी के अनुसार हाल ही में जारी एक राष्ट्रीय तथ्य पत्र में इस वर्ष के शुरुआती 6 महीनों में बच्चों के खिलाफ हिंसा के 5,000 से अधिक मामले देखे गए। संस्था ने कहा कि ये तथ्य पत्र पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के पुलिस विभागों को सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। खैबर पख्तूनख्वा के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ऐसे अपराधों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि सिंध में यौन शोषण, अपहरण और बाल श्रम के मामले अधिक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री शाफरी शमशुद्दीन ने आज नई दिल्ली में तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी और गहन रक्षा सहयोग की पुष्टि की। भारत और इंडोनेशिया ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे बहुपक्षीय ढांचों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों का संबंध बहुत पुराना है।
India and Indonesia are maritime neighbors. भारत और इंडोनेशिया ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सभ्यतागत संबंध साझा करने वाले समुद्री पड़ोसी हैं। बहुपक्षवाद, समावेशिता और कानून के मूल्य दोनों देशों के लिए समान है और इन साझा मूल्यों ने हमारे समकालीन संबंधों को दिशा दी है। हमारे बीच काफी कुछ एक समान है जो निरंतर रक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक और राजनयिक सहयोग की नींव रखने में सहायक हैं। Defense, trade, cultural and diplomatic cooperation. विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। हांगकांग के ताइपो जिले में एक आवासीय परिसर में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। 280 से अधिक लोग लापता हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग अब भी भवनों में फंसे हुए हैं। 76 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दमकल कर्मी लगातार दूसरे दिन ऊंची आवासीय इमारत में लगी भीषण आग से जूझ रहे हैं। इमारत के अंदर अभी आग की लपटें देखी जा सकती हैं। कुछ इमारतों में बचाव अभियान अभी भी जारी है। 4 इमारतों में लगी आग को प्रभावी रूप से बुझा दिया गया, जबकि लगभग 900 लोगों को अस्थायी आश्रय में पहुंचाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल नई दिल्ली में बुर्किना फासो की ट्रांजिशनल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष उस्माने बोगौमा और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच संबंधों और बढ़ती विकासोन्मुख साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने श्री बोगोमा को बुर्किना फासो के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने बुधवार को देशव्यापी सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की। ये घोषणा केबी, बोर्नो, जामफारा, नाइजर, योबे और क्वारा राज्यों में हुए हमलों के बाद की गई है, जहां दर्जनों नागरिक मारे गए हैं। एक रिपोर्ट। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने देश में बढ़ती हिंसा से निपटने के लिए सेना और पुलिस को अधिक भर्ती करने का आदेश दिया है। राज्य सेवा विभाग DSS ने जंगलों में छिपे सशस्त्र समूहों का सफाया करने के लिए प्रशिक्षित वनरक्षकों की तैनाती को मंजूरी दी। इससे पहले सुरक्षा बलों ने केबी में 24 स्कूली छात्राओं, क्वारा में 38 श्रद्धालुओं और नाइजर राज्य में अगवा किए गए छात्रों को बचाया था। नाइजीरिया इस्लामी विद्रोहियों, सशस्त्र डाकुओं और सांप्रदायिक हिंसा का लगातार सामना कर रहा है, जिसमें हाल के वर्षों में हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न हो जाएगा। इसमें दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 20 नवंबर से शुरू हुए इस महोत्सव में 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में दिखाई गईं। गोवा से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। 20 नवंबर 2025 को गोवा में शुरू हुआ इफ्फी का ये यादगार सफर आज शाम अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। समापन समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू सहित अनेक जानी मानी हस्तियां उपस्थित होंगी। समारोह के एक हिस्से के रूप में कल पत्र सूचना कार्यालय ने रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम के विशेष आकर्षण में सुपरस्टार रजनीकांत को उनकी गौरवशाली 50 वर्षीय सिनेमा यात्रा के सम्मान में विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। सिनेमा में उत्कृष्टता को सम्मानित करते हुए आज रात प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक, सिल्वर पिकॉक और ICFT यूनेस्को फिल्म पुरस्कार भी दिए जाएंगे। महोत्सव के दौरान कई प्रेरक मास्टर क्लास और संवाद सत्र आयोजित किए गए। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग को आकार देने वाले दिग्गज फिल्मकार गुरुदत्त, राज खोसला और ऋत्विक घटक को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा के कहर से 56 की मौत, 21 लापता। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज शाम गोवा में संपन्न होगा। हांगकांग के आवासीय परिसर में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 हुई। 280 से अधिक लोग लापता। रूस ने कहा वो हथियार तभी डालेगा जब यूक्रेन की सेना उन क्षेत्रों से पीछे हट जाएगी जिन पर रूस अपना दावा करता है। और संयुक्त अरब अमीरात ने 54वें संघ दिवस से पहले देश भर में हजारों कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।